नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने सैटरडे को जो मॉडल्स थे उनके बारे में, उनका इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में से लगभग हर बार प्रश्न आता है कि इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो हमें समझना है कि किस प्रकार से इनका यूज, किस प्रकार से इनका हम इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो बनाएंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले ही पढ़ चुके हैं सम बेसिक टर्म्स में हमने कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। आज्ञार्थ सूचक जो वाक्य होते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में हम किसी को ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये काम कर दो, किसी को हम कमांड करते हैं, निर्देशित करते हैं कि ये काम कर दो, यानी कि किसी को हम फॉरबिड, मना का भाव भी होता है, वो मना का भाव वाली ये वर्ब हमने पहले पढ़ी थी कि किस प्रकार से हो, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को एडवाइस देनी है, एडवाइस यानी किसी को सलाह देनी है। तो अगर इनका भाव होता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और पैसिव वॉइस हमने पढ़ लिया। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी मेन बात है वो हम देखते हैं। उससे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस एक बार पुनः देख लो। ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट का भाव हो, कमांड का भाव हो, किसी को मना करने के लिए डोंट, और एडवाइज सलाह देने का भाव होता है, वो सेंटेंस कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने एक बात और पढ़ी थी कि इस प्रकार के वाक्यों में किसकी कमी होती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट नहीं होता है बल्कि उसमें कुछ छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ रहता है, यू, कि तुम्हें जो भी बात कही जा रही हो तुम्हें कही जा रही है। ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो, यानी तुम दरवाज़ा खोलो, जो दरवाजे के उस पार है, यानी जिसको कहा गया है वो तुम, यू के रूप में, यू लिखा हुआ नहीं है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक तो होता है कि वाक्य की शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की क्या होती है, शुरुआत होती है। वाक्य की शुरुआत किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक तो ये पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने लेट को भी रखा था कि लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ा था डोंट से, डोंट यानी मना करने का भाव हो। और हमने पहले पढ़ लिया है कि देखो डोंट, डू और नोट, पहले हमने चर्चा की थी कि डू नोट है तो डू प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इससे कैसे पता चलता है। तो वापस थोड़ा सा बता दूं कि वाक्य की शुरुआत डोंट से होगी और वाक्य की शुरुआत डोंट से होती है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए था, और इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा। जैसे बताओ ये सेंटेंस कौन सा, डोंट यू डू योर वर्क। बताओ ये सेंटेंस कौन सा, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। क्यों, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे लिखूं, डोंट डू योर वर्क, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, डोंट के बाद में वर्ब आ गई, मना करने के बाद वर्ब। योर वर्क तो ऑब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट कहाँ है। डोंट डू योर वर्क, अपना काम मत करो, किसको कहा जा रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भाव है वो भाव यू के रूप में छुपा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं, और वैसे नहीं पता चले तो लास्ट में तो है ही साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला है।
प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, डोंट से वाक्य की शुरुआत है, लेकिन फिर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा इंपेरेटिव। दूसरा सेंटेंस ये होता है, तीसरे वाक्य क्या होता है कि वाक्य में क्या लिखा हुआ होता है? प्लीज अथवा काइंडली का भाव, यानी निवेदन करने का भाव वाले वाक्य होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आराम से समझ में आ जाते हैं। देखो कुछ हमारे पास जो मटेरियल होते हैं उनमें कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें दे रखी है, उससे थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है कि सर ने ऐसे बताया इसमें तो ये आ गया। बाकी हमारा अपना लेवल देखें और भी बात करें तो लगभग जो हम पढ़ते हैं वही आएगा। बाकी ऐसे कहीं पर शुड का यूज किया गया है तो उनसे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने भाव पढ़े हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों में क्या किया जाए? ऑर्डर, कमांड, एडवाइज या फिर रिक्वेस्ट। पहली बात समझ में आ गई होगी, यही इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं कि जिन वाक्यों से ऑर्डर, जिन वाक्यों में ऑर्डर का भाव हो, कमांड का भाव। कमांड का मतलब एक अफसर है, वो अपने जो उसके अंडर जितने भी आर्मी के जवान जो भी है, जो उससे निचले स्तर पर हैं, उनको वो कमांड करता है। कभी किसी को फ्रेंड को सलाह दी जाती है और रिक्वेस्ट की जाती है बड़ों से, यानी वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखा हुआ उसके भाव के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। तो आपको इतना याद रखना है, बाकी एग्जाम में दिया हुआ होता है, फिर भी आपको ये तो पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट उसके संबंधित होता है। जैसे ही राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखता है, लिखने का काम सब्जेक्ट करेगा, यानी ही, वह। तो उसी प्रकार जब सब्जेक्ट बोलेगा किसको, एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काम कर लो, यानी हम उनको कमांड करेंगे, है ना, हम उनको सलाह देंगे कि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यानी कि ये भाव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है, और नहीं भी चले तो लगभग आस्क्ड किया जाता है। किस प्रकार से हमें करना है? पहली बात तो ध्यान रखनी है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, किसको? इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? दैट, इफ और WH वर्ड, तीन ही पढ़े। अब चौथा आ गया है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने पढ़ा है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी फर्स्ट फॉर्म में ही होते हैं। ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, फिर बता रहा हूँ। पैसिव वॉइस में टू के बाद अगर थर्ड फॉर्म लेकर आनी होती है तो बी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म की कोई बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब टू लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होंगे, टेंस संबंधित कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि टेंस कौन से हैं? वो तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है। इसलिए तो वाक्य लिखते हैं और वापस थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बनाने हैं। सबसे पहली बात सीखी, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? टू। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पहला रूल ये पढ़ लिया इंपेरेटिव में। दूसरा है, टेंस होता नहीं है तो परिवर्तन कहाँ से करें? तो वाक्य का जो भाव है, अगर सेकंड फॉर्म है तो ऑर्डर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑर्डर्ड। कमांड का भाव है तो क्या हो जाएगा? ईडी लगा देंगे। रिक्वेस्ट का भाव है तो क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। और
एडवाइज का भाव है, सलाह का भाव है, तो सेकंड फॉर्म एडवाइज। देखो सेकंड फॉर्म बोल रहा हूँ क्योंकि होती है, लगभग आती है। थर्ड फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म भी यही होती है, और पास्ट में हो तभी तो क्या बनेगा इनका, पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी वाक्य के भाव के हिसाब से लगभग यही आता है, आज तक तो यही आया है। ये समझ में आ रहा है कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ होगा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये इनमें से एक आएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगा देंगे, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वाक्य बनाते हैं, किस प्रकार से होगा? मैं एक सेंटेंस साथ में और लेना चाहता हूँ, नोट वाला। नोट कहाँ आता है? डू नोट में, कि अगर डू नोट हो तो इस टू से पहले जिस प्रकार पैसिव वॉइस में लगाया था यहाँ पर नोट लगा देना। अभी कंफ्यूज हो तो हम पहले वाक्य कर लेते हैं। भाव कौन कौन से होते हैं? एडवाइज का, ऑर्डर का, कमांड का, रिक्वेस्ट का। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी। और जब भाव का पता नहीं होता है तो यहां पर सेड टू को चेंज आस्क्ड में कर सकते हैं। आपके लिए बता दूं, यह लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। आज तक तो ये नीचे लिखा हुआ आता है कि सेड टू को किस में चेंज करना। कुछ एग्जाम में नहीं आया था तो भी हम अपने भाव के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आस्क्ड भी लिख सकते हैं, पर्सन नहीं पूछा जा रहा है इसमें भी। आस्क्ड का मतलब यहाँ पर्सन पूछना नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपको करना है यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, नहीं आए तो भी किस प्रकार करना देखो। डू योर वर्क, इंपेरेटिव सेंटेंस है। माई ब्रदर सेड टू मी डू योर वर्क, मेरे भाई ने कहा अपना काम करो। तो अब हमारे पास भाई तो है, लेकिन कौन सा भाई है, बड़ा है या छोटा? तो हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि मेरा बड़े भाई ने मेरे को कहा है, तो मेरे भाई ने कहा है तो ऑर्डर किया होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट की होगी, छोटा भाई है तो, यानी कुछ भी हमें अपने वाक्य के भाव के हिसाब से करना। सबसे पहले हमें यहाँ जाना है। इंपेरेटिव सेंटेंस ये तो पता चल रहा है कहाँ होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन होता नहीं है। डू यहाँ पर मेन वर्ब है। उसके बाद योर वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, टू। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ही आती है इंपेरेटिव में, तो डी छोटा हो गया, आएगी तो यही। समझ में आ गई होगी बात। फिर है योर, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन तो होंगे। तो योर ऑब्जेक्ट में है, पॉजिटिव केस है, तो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू, योर, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। बाकी रूल वही हैं, आई, माई, मी, ठीक है। तो पॉजिटिव केस है तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई। क्या याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हमें कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है, टू लगाना है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बचा है भाव। सेड टू किस में चेंज होगा, तो जैसा भाव है आप कैसा भी भाव कर लो। बड़ा भाई है तो ऑर्डर किया होगा, क्या कर दिया, ऑर्डर्ड। ऑर्डर के बाद में मी, क्योंकि एक तो सजेस्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रपोज्ड के बाद में टू का यूज होता है, बाकी के बाद में नहीं होता है। तो अब
आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है सभी के सभी। कैसे होंगे हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यू छुपा हुआ होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। तो कई प्रकार से बना सकते हैं, अभी तक हमने जो सीखा है हम उसी से बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला, ब्रिंग यानी लाना, क्या लाना है, ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास, तो इसमें सब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है, यानी कि कौन लाए, तुम लेकर आओ, तो यू छुपा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हो रही है और हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही देखना है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, टू, और टू के तुरंत बाद में वर्ब आनी चाहिए, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, नरेशन है नहीं कि कहीं पर बी लगाकर ब्रॉट कर दो, तो यानी टू है तो यही वर्ब है, तो यहां कर दिया ब्रिंग, बाकी यही है ए ग्लास ऑफ वाटर, यही वाक्य समाप्त हो गया है। अब हमें भाव देखना है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब ये भाव कौन सा है, जो भाव यानी ऑर्डर्ड का भाव है जो हम मानना चाहें, यहां हमारे हल किया हुआ था, यानी मैं यहां कर दूं ऑर्डर्ड, यानी बड़ी बहन है उसने ऑर्डर किया होगा। ऑर्डर्ड क्यों किया, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म ही होगी, और ऑर्डर के बाद में भी टू नहीं आता है, तो सी ऑर्डर्ड मी, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस सरल ही है, हमें इतना सा ये टू लगाना है। और बाकी अगर इसमें मान लो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी लिख दूं तो फॉर मी, तो यहां पर मी क्या है, प्रोनाउन है, इसको चेंज करना है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारे का क्या है बाहर, सी, तो सी का यहां पर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर भी सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी हर, हर, फॉर हर। ये बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो मैंने डोंट वाला भी लिखा है, यानी कोई सा भी हो, डोंट का अलग तरीके से भी बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले देखो हमने जितना पढ़ा है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब कौन सी है, गो, कि डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, कौन नहीं जाएगा, तुम। तो सबसे पहले मनाई का भाव है तो फॉरबिड कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया है पैसिव वॉइस में, फॉरबिड यानी मना करना, अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी हमने जो पढ़ा है वो करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां लिख दो टू, ठीक है, डोंट भूल जाओ कि डोंट लिखा हुआ ही नहीं। फिर टू के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो डोंट तो वर्ब की फॉर्म है नहीं, यहां पर गो, गो यानी जाना, और आउटसाइड, ये बात समझ में आई होगी। डोंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब डोंट का भाव है, डोंट का भाव यानी नोट का भाव है, आपको क्या करना है, टू से पहले यहां नोट लगा दो और बाकी जो भाव है वो भाव लिख दो, यानी ही सेड टू अस, उसने हमें कहा, ही ऑर्डर्ड हो सकता है, उसने हमें सलाह दी होगी कि बाहर मत जाओ, सांप है, कुछ भी है ना, रोड है इसलिए मत जाओ बाहर, बारिश हो रही होगी, यानी कि हम जो भाव रखें, एडवाइज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड कर सकते हैं, जो भी, और कुछ भी नहीं आए तो आस्क्ड कर सकते हैं। यानी मैं यहां पर लिख दूं, आस्क का मतलब यहां पर्सन पूछना नहीं है, ही आस्क्ड अस, यहां पर पूछना नहीं है, ठीक है। हमें भाव पता नहीं है तो हम आस्क्ड भी कर सकते हैं, हमें अगर रखना है तो यहां लिख दें ऑर्डर्ड कर दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी क्योंकि ऊपर भी क्या है, सेकंड फॉर्म ही है। ये बात समझ में आई होगी। वापस बता रहा हूं, डोंट आता है तो फॉरबिड दूसरा तरीका है, अभी हम एक तरीका पढ़ रहे हैं, अगर ये तरीका समझ में आ जाए तो इसको अपना लो, और एग्जाम में लिखा हुआ उस तरीकों को हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम फॉरबिड से भी पढ़ेंगे। इस तरीके में क्या है कि जब डोंट आ जाता है तो टू से पहले नोट लगा दो, और बाकी वाक्य जैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, यानी
इसी वाक्य को मैं बनाऊं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मैं लिख दूं डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर मत आओ। तो यहां पर टू है, इस टू से पहले आपको क्या ऐड करना है, नोट, और कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी डोंट वाला सेंटेंस। अगला है राकेश सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, राकेश ने मुझसे कहा कि अपना समय है वो बर्बाद व्यर्थ मत करो। तो यहां पर हमें भाव पता चल रहा है, राकेश ने हमें क्या दी है, सलाह दी। सलाह देने को क्या कहते हैं, एडवाइस। यहां पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, सेड टू है तो इंपेरेटिव सेंटेंस, ये पता चल रहा है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर डोंट डू आया हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो यहां सलाह का भाव है, सलाह को कहते हैं एडवाइज। अगर मैं एडवाइज करूं तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि ऊपर कौन सी फॉर्म है, सेकंड, इसलिए हमें सेकंड करनी पड़ेगी। तो यहां हम ऐड क्या कर देंगे, एडवाइज्ड, डी ऐड कर दिया और वापस यही लिख देंगे राकेश एडवाइज्ड, फिर मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या करना है, टू, डोंट आया हुआ है ना, तो नोट कहां लगाएंगे, टू से पहले, क्योंकि टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। तो वेस्ट यानी व्यर्थ करना, बर्बाद करना, तो यहां पर वेस्ट, उसके बाद योर, प्रोनाउन केस में रखते हैं हम एडजेक्टिव को। तो योर कौन सा पर्सन है, यू का है, सेकंड पर्सन। पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी आई का केस है, आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई, तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई टाइम। देखो हम इंपेरेटिव सेंटेंस पर उदाहरण करेंगे, और भी ज्यादा उदाहरण करने पड़ेंगे, एग्जाम में आए हुए हैं, किस प्रकार से करना है, लगभग यही तरीका रखना है। हम डोंट वाला अलग से और करेंगे, बाकी एक लेटस का जो लेट्स वाला है, लेट अस जिसमें होता है, उसका तरीका ही पूरा अलग होता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। बाकी इसी प्रकार से हमें बनाने हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रूल है नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। नोट आता है, आपको ये तो पता है कि नेवर एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, नेवर कोई क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। तो अगर आप यहां ये लगा दिया मैंने टू के बाद सर आपने ऊपर ऊपर यही किया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नेवर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना। आगे क्या है, टेल ए लाई, टेल यानी बोलना, कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नेवर यानी कभी नहीं, टेल यानी बोलना, यानी वर्ब क्या है, टेल, और टू के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी। तो टू के तुरंत बाद में टेल ए लाई। अब नेवर रह गया है, नेवर का मतलब नोट का भाव है, लेकिन नेवर है तो हमें इस नेवर के रूल में क्या करेंगे, नेवर को यहां लिख देंगे, जैसे नोट को लिखा था उस प्रकार नेवर को लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गई होगी कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो नेवर से वाक्य स्टार्ट है, तो नेवर उस टू से पहले रख देंगे। बाकी सेड टू, इसमें भी भाव आ रहा है, उसने मुझे सलाह दी होगी, समझाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना है, यानी कि यहां एडवाइज कर सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी। नेवर टू टेल ए लाई, नेवर वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यहां पर भी मैंने नेवर लिखा है, तो पहले टू लिख दो, फिर नेवर टू से पहले, क्योंकि टू के बाद में तो वर्ब की फॉर्म आएगी, कम वर्ब की फॉर्म है, कम हियर किस में चेंज होता है, देयर में, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित परिवर्तन में देखा था, अगेन का अगेन। उसके बाद में हमें यहां पर भाव पता नहीं चल रहा है, ऑर्डर्ड कर दो, और भी पता नहीं चल रहा तो आस्क्ड कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सी आस्क्ड मी, यहां पर आस्क्ड का मतलब प्रश्न पूछना नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस के हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं
और किस प्रकार से इनका पैसिव वॉइस बनता है, ये आपको वापस पुनः देखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्लस पैसिव वॉइस ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तभी मैंने पहले रूल बता दिए थे पैसिव वॉइस के, जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 = 2, टेंस चेंज टेंस में उसी में ही होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहता है, पास्ट पास्ट में रहता है, फ्यूचर फ्यूचर में रहता है, आगे नहीं जाता है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच के लिए मैंने बोला था ये पास्ट का है, तो पास्ट है तो पूरा प्रेजेंट किस में चला जाता है, पास्ट में। कोई भाव नहीं है, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। कल हम डोंट वाले वापस पढ़ेंगे कि डोंट का एक अलग तरीका क्या होता है, और कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। फॉरबिडन वाली फॉर्म बता रखी है आपको पैसिव वॉइस में, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।